हिन्ना की रुखसत होते ही इस्माइल शाह को यूं लगा जैसे क्वार्टर में तारीकी छा गई हो। वो उसकी सारी खुशियां और उमंगें अपने साथ लेकर चली गई थी। खामोशी से चारपाई पर लेटकर वो उसी के मुतालिक सोचता रहा। हिन्ना तवक्को से ज्यादा उसे अजीज हो गई थी। ये ठीक नहीं है, वो खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाया। मुझे उसे पीछा छुड़ाना होगा, उसकी वजह से मैं मकसद जिंदगी से हट गया हूँ। अपने इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए उसने सबसे पहले अपना मोबाइल ऑफ करके साइड पे रख दिया कि राब्ता की कोई सूरत बाकी न रहे। अलबत्ता ये खौफ उसके दिल में जरूर जागंजी रहा कि वो नफ्स नफीस भी वहां पहुंच सकती थी और उसका बेहतरीन हल यही था कि वो अपना ठिकाना बदल लेता। उसने दिल ही दिल में इरादा कर लिया कि चंद रोज के अंदर कोई मुनासिब ठिकाना ढूंढकर वो क्वार्टर खाली कर देगा। हिना से जान छुड़ाने की तरकीबों के साथ वो फाजिल खान को अंजाम तक पहुंचाने के बारे में भी सोचता रहा। इतना तो वो जानता था कि फाजिल खान सीआई की कैद में है और सीआई हेडक्वार्टर में घुसकर उसे कत्ल या अगवा करना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल तरीन जरूर था। सबसे पहले तो उसे सीआई हेडक्वार्टर की लोकेशन का पता चलाना था, उसके बाद कुछ करने का मरहला आता। एक मर्तबा तो उसके जी में आया कि वो गिरफ्तार होकर फाजिल खान से करीब होने की कोशिश करे, मगर फिर उसने ये तजवीज रद्द कर दी। गिरफ्तार होने के बाद वो बेदस्तोपा हो जाता। उसे कोई ऐसी तरकीब सोचनी थी जिसमें कम अज कम फाजिल खान के अंजाम तक वो खुद महफूज रहता। अलबत्ता उसके बाद उसे कोई परवाह नहीं थी कि उसके साथ क्या होता है। यूं भी फाजिल खान को कत्ल करके शायद वो हिन्ना की नफरत का मुस्तहिक ठहरता और ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर थी। रात भर वो इसी उधेड़बुन में मसरूफ रहा। रात का खाना भी इन्हीं सोचों की नजर हो गया। सुबह की अजानों के करीब उसे नींद आई और दोपहर ढले ही उसकी आंख खुल सकी। फ्रेश होने के बाद वो अपने लिए नाश्ता तैयार करने लगा। कप में चाय उंडेलते वक्त उसकी नजर हिन्ना के उस कप पे पड़ी जिसमें उसने आखिरी मर्तबा चाय पी थी। कप की तह में थोड़ी सी चाय उस वक्त भी मौजूद थी। वो थोड़ी सी चाय हलक में उंडेलकर इस्माइल ने वो कप बगैर धोए अलमारी में रख दिया। नाश्ते से फारिग होकर उसने बर्तन धोए और फिर कुछ करने के बारे सोचने लगा। सबसे पहले उसे वो क्वार्टर खाली करना था कि उसका फोन बंद पाकर लाजमन हिन्ना वहां आती, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि पहले वो उसी का किस्म का कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लेता। लिबास बदली करके उसने मुनासिब रकम जेब में डाली और उस वक्त वो जूते के तस्मे बांध रहा था जब दरवाजे पे दस्तक हुई। वो हैरत से उछल पड़ा। उसके जहन में फौरन हिना का नाम गूंजा कि उसके अलावा किसी को भी उस ठिकाने का इल्म नहीं था। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसने सोचा कोई पड़ोसी भी हो सकता है। जेब में पिस्तौल की मौजूदगी का यकीन करते हुए उसने मोहतात लहजे में पूछा, कौन? मैं किरण, आप इस्माइल शाह है ना? मुझे हिना ने भेजा है। इस्माइल शाह को एक सहमी हुई नस्वानी आवाज सुनाई दी। कहीं ये पुलिस या सीआई की चाल ना हो। एक अमकानी सोच उसके दिमाग में उभरी, मगर फिर ये सोच कर के पुलिस या सीआई को ऐसी चालें चलने की क्या जरूरत थी। अगर उन्हें इस्माइल शाह का ठिकाना मालूम हो जाता तो दस्तक देने की जहमत कभी न करते। और यूं भी उसे हिना पर एतमाद था कि उसके तंबीह करने के बाद वो किसी को भी उस ठिकाने का नहीं बता सकती थी। उसने बेधड़क दरवाजा खोल दिया। उसे एक खूबसूरत सी लड़की नजर आई। इस्माइल को देखते ही उसने एतमाद से अस्सलामु अलैकुम भाईजान कहा, मगर उसके चेहरे के तसरात में खौफ की झलक नुमाया नजर आ रही थी। उसने दस्तक देते वक्त अपना तारुफ करा दिया था, मगर उसके बावजूद वो पूछे बिना न रह सका। जी सिस्टर, भाई मुझे हिना ने भेजा है। इस्माइल के लहजे या अंदाज में ऐसी बात जरूर थी जिसने किरण के एतमाद में इजाफा किया था। अंदर आ जाएं, इस्माइल ने एक तरफ होकर कहा और किरण झिझकते हुए अंदर दाखिल हो गई। दरवाजे की कुंडी लगाकर वो उसे कमरे में ले आया। बैठे, उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। किरण खामोशी से बैठ गई। मेरा ख्याल है पहले मैं चाय बना लूं। वो जल्दी से बोली, नहीं भाई, चाय मैं हिना के यहाँ पी के आई हूँ। इस्माइल ने इसरार करना मुनासिब न समझा और उसके सामने चारपाई पे बैठते हुए पूछा, जी बहन आप बताएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप मेरी क्या खिदमत करेंगे? आपने हिना साहिबा की ही कर लें तो बड़ी बात है।
इस्माइल के शराफत भरे अंदाज ने किरण की शोखी लौटा दी थी। मैं समझा नहीं बहन। किरण के अंदाज से इस्माइल को ये अंदाजा लगाने में देर न हुई कि वो हिना की कोई करीबी सहेली है। वैसे भी उसका इस्माइल शाह को अकेले मिलने के लिए चले आना जाहिर करता था कि वो इस्माइल और हिना के ताल्लुकात को बहुत करीब से जानती है। शाह साहब, बात यह है कि आपकी हिना बीबी सारी रात सो नहीं सकी हैं और उसने मुझे आपके पास ये पैगाम दे के भेजा है कि आखिर आपने अपना मोबाइल क्यों ऑफ रखा हुआ है। वो बस यूं ही। इस्माइल से कोई जवाब न बन पड़ा। चाहे आपके बस यूं ही से किसी पे कुछ भी गुजर जाए, हाँ, वो खुद क्यों नहीं आई। उसे खौफ था कि कोई उसका पीछा करके आपका ठिकाना मालूम कर सकता है। क्या मतलब? उसकी निगरानी भला कौन करने लगा? उसका डैडी उसकी छोटी सी छोटी हरकत पे नजर रखता है। पर वो तो खुफिया पुलिस की कैद में था। किरण ने उसका फिक्रा मुकम्मल किया। वो रिहा होकर वापस आ गया है। क्या इतनी जल्दी? इस्माइल के लहजे में हैरानी थी। हाँ भाई, अंकल के ताल्लुकात का दायरा बहुत वसी है। वो असल बात गोल कर गई। आपका नाम किरण है ना? जी भाई। तो किरण बहन, बात यह है कि अपनी सहेली को बता देना मैं उससे कोई ताल्लुक और कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उसे कहना हमारे दरमियान जो कुछ हुआ उसे एक भयानक या सुनहरी ख्वाब समझ के बुला दे। वो हमारी बेवकूफ़ी या कम अकली थी कि हमने एक दूसरे की जानिब कदम बढ़ाए थे, ये जानते हुए भी कि हमारा मिलाप नदी के दो किनारों की माने नामुमकिन है। वाह क्या बात है। किरण के लहजे में तंज की गहरी काट थी। तुम्हारे लिए ये खेल तमाशा हो गया। एक भोली भाली लड़की को सुहाने सपने दिखाकर अब शाह साहब फरमा रहे हैं कि वो ये सब भूल जाए। जिस दम ये सब कुछ शुरू कर रहे थे उस वक्त आपको ये ख्याल क्यों नहीं आया? क्या आप नहीं जानते थे कि वो दुश्मन की बेटी है? अब जबकि वो इतना आगे बढ़ चुकी है तो मोहब्बत आपको बेवकूफ़ी नजर आने लगी। वो औरत ज़ात है जनाब, जिसका खमीर ही वफा से उठा है, जो अपने मर्द के साथ सती हो जाती है मगर उसका साथ नहीं छोड़ती। और फिर हिना, उसको तो मैं बचपन से जानती हूँ। बाप के अलावा आप पहले मर्द हैं जिसे उसने नजर भर कर देखा है। वो कोई बाजारी लड़की नहीं है कि आज आपकी आगोश में तो कल किसी और के पास। इस्माइल ने जख्मी नजरों से किरण की तरफ देखा। बहन, आपको सारी बात का पता है? हाँ, हिना की एक एक बात का पता है। फिर आपको अच्छी तरह पता होगा कि पहल किसकी तरफ से हुई और ये भी कि मैंने कब उसे सुहाने सपने दिखाए हैं। ठीक है, पहल उसकी तरफ से हुई मगर आपने भी तो हौसला अफजाई की है। कभी नहीं बहन, कभी भी नहीं। मैंने हमेशा उसकी हौसला शिकनी की है क्योंकि मैं जानता हूँ वो कमल है और मैं कीचड़। वो बहार का खुशगवार झोंका है और मैं सहरा की तपती लौ। वो फूलों की सेज के लिए बनी है और मेरे पास कांटों का बिस्तर है। वो इस काबिल है कि किसी सल्तनत की शहजादी हो और मेरी हैसियत एक गुलाम जितनी भी नहीं है। और फिर सबसे बढ़कर हमारे दरमियान उसके वालिद की सूरत मजबूत दीवार मौजूद है जो मेरे नज़दीक दुनिया का मखजूज तरीन शख्स है, जबकि उसके लिए वो सर का साहिबान और प्यारा पापा है। यह सब जानते हुए मैं कैसे उसे इस रास्ते पर घसीट सकता हूँ जो तबाही की तरफ ले जाने वाला है। हाँ, इतना मुजरिम मैं वाकई हूँ कि तन्हाई के लम्हात में उस जैसी दिलकश लड़की की पेशकदमी ने मेरे इरादों को मुतज़लज़िल कर दिया और ना चाहते हुए भी मुझे अपनी मोहब्बत ज़ाहिर करनी पड़ी। उसी तरह इस बात में भी कोई झूठ, कोई फरेब नहीं है कि वो इस दुनिया में मुझे सबसे अजीज, सबसे प्यारी है। उसका साथ मेरी रूखी और बेरौनक जिंदगी में जीने की उमंग पैदा करता है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, मैं अपने मकसद से नहीं हट सकता। मैं अपने वालिदैन के कातिल और बहन की बेहुरमती करने वाले को किसी सूरत माफ नहीं कर सकता। मेरा ज़र्फ इतना नहीं है। अब बताओ बहन, उससे दूर ना भागूं तो क्या करूं? कल को जब मैं उसके वालिद की हलाकत का बायस बनूंगा तो वो मुझे किस निगाह से देखेगी? क्या मैं उसकी नफरत सह पाऊंगा? क्या उसके आंसू देख सकूंगा? उससे बेहतर यही नहीं कि मैं अभी से उससे जुदा हो जाऊं।
गैर बन जाऊं इस्माइल शाह जैसे उसे कई मिल जाएंगे, बल्कि इस्माइल शाह से कई गुना खूबसूरत, दौलतमंद और चाहने वाले। और फिर ये भी तो है कि इस तरह वो अपने वालिद के कातिल के खिलाफ कानूनी चाराजोई भी तो आसानी से कर सकेगी। इस्माइल शाह के लहजे की सदाकत और आंखों में उभरने वाली नमी ने किरण को मबहूत कर दिया था। उस वक्त उसे हिन्ना से रिश्क महसूस हुआ। वो हिन्ना करोड़ों में एक थी, मगर एक लड़की की नजर से देखने पे उसे इस्माइल शाह भी उसे कम नजर न आया। मगर जो गोरख धंधा इस्माइल ने बयान किया था उसका हल उसकी समझ से बाहर था। आप दोनों ये शहर छोड़कर कहीं और चले जाओ, यहाँ से बहुत दूर, मैं हिन्ना को इस बात पे राजी कर लूंगी। किरण ने दानस्तगी में हिन्ना की मन चाही ख्वाहिश बयान की थी। बहन, कहने को ये आसान बात है, मगर ये कैसे हो सकता है कि उसके वालिदैन जिंदा हों और वो उनसे हमेशा के लिए कता ताल्लुक कर ले। कभी तो ऐसा होगा कि वालिदैन की मोहब्बत उसे वापसी का सोचने पे मजबूर कर दे। फिर ये भी तो सोचो कि हम इंसान हैं और अज़दवाजी जिंदगी में ऊंच नीच होना एक फितरी बात है। क्या आपस के झगड़े उसे वापसी की राह नहीं दिखाएंगे? उसी तरह मैं सारी जिंदगी ये ताना कैसे सहूँगा कि अपनी मोहब्बत के हसूल के लिए मैंने वालिदैन के कातिल को माफ कर दिया, अपनी आंखों के सामने लुटती बहन के मुजरिम को छोड़ दिया। नहीं बहन, नहीं, वो चलती फिरती लाश तो हो सकती है, इस्माइल शाह नहीं हो सकता। किरण के जहन में बरसों पहले सुना शेर गूंजा जो इस सूरत हाल पे मुंतबिक होता था। हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। वो गलत बहस की शुरुआत कर बैठी थी, एक लाम यखल मसला छेड़ बैठी थी। हालांकि हिन्ना ने उसे एक मुख्तसर सा पैगाम देने के लिए भेजा था। इतनी देर इस्माइल से गुफ्तगू के बाद हर किस्म के अंदेशे दम तोड़ चुके थे। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो उसे बरसों से जानती हो, और उसी बात ने उसे हिन्ना के मसले की बाबत दरियाफ्त का हौसला दिया। भैया, एक बात पूछ सकती हूँ? उसने सफाई से मौजू बदला। बहनें भाइयों से हर किस्म की बातें पूछ सकती हैं, और फिर आप तो हिन्ना की सहेली हैं, आपको तो दोगुना हक हासिल है। थैंक्स भाई। पूछना ये था कि इंस्पेक्टर हाकिम दाद आपके हाथों कत्ल हुआ है ना? जी, इस्माइल मुख्तसरन बोला, मगर वो अपने लहजे की हैरानी नहीं छुपा सका था। उसके कत्ल की वजह गालबन नहीं, यकीनन मेरी बर्बादी में वो फाजिल खान के साथ बराबर का शरीक था। उसने थाने में आप पर तशद्दुद भी तो किया था ना, बहुत ज्यादा। उसे गैर इंसानी सलूक कहो तो मुनासिब रहेगा, यहाँ तक कि मैं अपनी वालदा का कत्ल अपने सर लेने पे मजबूर हो गया था। क्या उसने आपको जिस्मानी तौर पे कोई ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसकी तलाफी ना हो सकती हो? किरण मोहतात अल्फाज में मुस्तफसर हुई। मैं समझा नहीं मम, मेरा मतलब है आपको कोई ऐसा नुकसान जिससे आपके मुस्तकबिल यानी अज़दवाजी जिंदगी पे कोई बुरा असर पड़े। किरण को समझ नहीं आ रही थी कि अपनी बात की वजाहत कैसे करे। मैं समझ नहीं पा रहा, इस्माइल भी उलझ गया था। अच्छा छोड़ें, ये बातें हिन्ना से आज रात बात करोगे या नहीं? किरण को उससे ज्यादा वजाहत की जुर्रत न हुई। आप कुछ पूछना चाह रही हैं मगर वजाहत नहीं कर पा रही। उसने दोबारा हिम्मत बांधते हुए पूछा, भैया बात कुछ मायूब सी है, लेकिन मैंने अंकल से सुना है कि थानेदार हाकिम दाद ने आपको अज़दवाजी जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं अब भी नहीं समझा कि आप क्या पूछना चाह रही हैं। जहां तक अज़दवाजी जिंदगी का ताल्लुक है तो मैं शादीशुदा रह चुका हूं। अलबत्ता मेरी बीवी शादी के चंद दिन बाद ही कत्ल हो गई थी, लेकिन जितने दिन मेरे पास रही मुतमईन और खुशफुरम रही थी। उसे मुझसे कोई ऐसी शिकायत नहीं थी जिसके बल पे कतई ताल्लुक करने पे मजबूर हो सकती। भाई, अंकल कह रहे थे कि थानेदार ने आपको औरत के काबिल नहीं छोड़ा। ये बात कहते हुए किरण का चेहरा हया आलूद सुर्खी से तमतमाने लगा था और उसकी नजरें फर्श पे गड़ी हुई थीं। सच कहो, यही बात पूछने के लिए हिन्ना ने भेजा है ना? यकदम इस्माइल को सारी बात की वजाहत हो गई और वो समझ गया कि किरण की आमद का मकसद क्या था। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं जो आप समझ रहे हैं।
इस्माइल के अंदाज ने उसे बुखला दिया था। क्या समझ रहा हूँ मैं मम, मेरा मतलब है कि उससे कोई बात न बन पड़ी और वो गड़बड़ा कर रह गई। अच्छा, उससे कहना कि तन्हाई में किसी लड़की की इज्जत और असमत की हिफाजत करना नामर्दी की इलामत नहीं, बल्कि सोचा जाए तो असल मर्दानगी यही है। और किसी कमजोर लड़की पर दस्त दराजी घटिया और कम ज़रफ़ शख्स की इलामत है। भैया, आप हिना से बदजन हो गए। आप नहीं जानते कि वो आपको कितना चाहती है। किरण ने अपनी सहेली का दामन साफ करना चाहा। अगर पहले पता नहीं भी था तो अब जान गया हूँ। अच्छा भैया, मैं आपको सारी सूरत हाल बताती हूँ, कहते हुए किरण ने मजबूरन सारी बात मन्नोअन उसके सामने दोहरा दी। वो नहीं चाहती थी कि इस्माइल उसकी वजह से हिना से बदसन हो जाए। आखिर में वो कह रही थी, भैया वो तो आपको इतना चाहती है कि मुझे कह रही थी कि अगर आपके मुतल्लिक उसके बाप की कही गई बात हकीकत भी हुई तब भी वो सिर्फ आपसे ही शादी करेगी। बहन, मेरा ख्याल है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया है और अब शाम की अजान हो रही है। आपका यहाँ मजीद ठहरना मुनासिब नहीं लगता। इस्माइल ने उसकी बात पे किसी भी किस्म का तबसरा करने से गुरेज किया था। यूं भी उसके नजदीक हिना की मोहब्बत किसी सफाई की मोहताज नहीं थी। मगरिब की अजान की आवाज किरण के कानों में भी पड़ चुकी थी। इस्माइल अगर ये ना भी कहता तब भी वो उठने का इरादा कर चुकी थी। सही कहा भैया, मुझे अब चलना चाहिए। बस ये बता दो कि हिन्ना को क्या जवाब दूं। वो सारी गुफ्तगू अच्छी तरह सुन और समझ चुकी थी। इस्माइल ने उसके हाथ में पकड़े मोबाइल की जानिब इशारा करते हुए कहा, जो दौराने गुफ्तगू उसने छोटी मेज पे रखते हुए मेज इस्माइल शाह की तरफ खिसका दी थी। किरण के चेहरे पर खजालत भरे तसरात नमूदार हुए और वो बौखलाते हुए बोली, मम, मेरा मतलब था मोबाइल ऑन करोगे कि नहीं? नहीं, और कल तक यहाँ से भी कहीं और शिफ्ट हो रहा हूँ। वो बैरूनी दरवाजे के करीब पहुँच गए थे। किरण ने कदम रोकते हुए पूछा, भैया एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मनाओगे? शायद नहीं। अगर आपका यही बर्ताव रहा तो जल्द ही सुन लोगे कि फाजिल खान की एक बेटी होती थी जिसका नाम हिना फाजिल अली खान था। वैसे इंतकाम लेने का ये तरीका काफी मुनफरिद और अच्छा है। वो क्या कहते हैं, खंजर पे कोई दाग न दामन पे कोई छींट, खंजर पे कोई दाग न दामन पे कोई छींट, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। ये कहते ही वो इस्माइल का जवाब सुने बगैर बाहर निकल गई। उसकी कार करीब ही पार्क थी। कार में बैठते ही उसने मोबाइल कान से लगाते हुए कहा, तुमने सब कुछ सुन लिया होगा मिस मुसीबते। हाँ, लेकिन अब ऐसा करो, वापस जाकर एक छोटा सा पैगाम शाह जी को दे दो। कहना कि उसे यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो अपना मोबाइल भी ऑन रख सकता है। ना तो मैं इस जगह का पता किसी को बताऊंगी और ना यहाँ आने की जहमत करूंगी। इसी तरह उसे कॉल भी नहीं करूंगी। जब उसको मेरी जरूरत नहीं है और वो मुझे अपनी राह का पत्थर समझता है तो आज से मैं भी उसके लिए मर गई। ठीक है, ये भी कह देती हूँ, लेकिन बाद में मुझे मुरद्दे इल्जाम न ठहराना। नहीं ठहराती। हिना के लहजे में एक अज़म था। शायद इस्माइल के बार बार जान छुड़ाने की बात ने उसकी अना को मजरूह किया था। किरण एक मर्तबा फिर क्वार्टर के दरवाजे की तरफ बढ़ी और हल्के से दरवाजा खटखटाया, जो फौरन खुल गया। शायद इस्माइल दरवाजे पे ही खड़ा था। किरण को उसकी मुस्तैदी पे हैरानी हुई। आप शायद दरवाजे पे ही खड़े थे? किरण के लहजे में हैरानी थी। हाँ, क्योंकि मुझे पता था अगर वो सारी बातें सुन रही थी तो जरूर कोई जवाब भी देगी। क्या कहा उसने? इस्माइल के इस्तफसार ने उसकी तमहीदी मुश्किल हल कर दी थी। कह रही है कि आपको ना तो ठिकाना बदलने की जरूरत है और ना ही मोबाइल ऑफ रखने की जरूरत है। आप ये समझें कि हिना नाम की कोई लड़की आपको जानती ही नहीं और ना ही आपके ठिकाने से वाकिफ है। आप बेधड़क यहाँ रह सकते हैं। अगर आपके पीछे कोई यहाँ तक पहुँच गया तो वो आपकी किसी अपनी गलती की वजह से पहुँचेगा। यह कहकर किरण वापस मुड़ गई। इस्माइल भी दरवाजा बंद करके कमरे की तरफ बढ़ गया। उसकी जिंदगी का एक अहम बाब बंद हो गया था। हिना के बगैर जीने का तस्वर ही गिरा था, मगर उसने भी दिल में तहैया कर लिया था कि फाजिल खान को कैफर किरदार तक पहुंचाते ही गिरफ्तारी दे देगा, कि फांसी का फंदा ही उसे हिना की जानलेवा यादों से मुक्ति दिला सकता था।
इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।